हर 6 महीने में पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, लक्ष्य के मुताबिक निवेश करें और इक्विटी में कम से कम 3 साल से ज्यादा का समय रखें। इन बारीकियों के साथ साथ योर मनी पर हम आपको पर्सनल फाइनेंस के गुर सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देखते हैं आज की हाइलाइट्स। लगातार घाटा दे रहे फंड्स को निकाल बाहर करें पोर्टफोलियो से। जानिए योर मनी से वो जरूरी फंड्स जिनकी पोर्टफोलियो में कोई जगह नहीं। डेट फंड में डिफॉल्ट से परेशान, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना ठीक? और अगर आप भी निवेश से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालें, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। चलिए, तो हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब आज शो पर। और मेरे साथ आज आपको सलाह देने के लिए जुड़ रही हैं फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, आपका स्वागत है शो पर। और आज हम न सिर्फ लोगों के पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों पर जवाब देंगे, बल्कि दर्शकों को ये भी बताएंगे कि किस फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर क्यों करें और कब करें। पूनम, देखिए, पोर्टफोलियो जो चेंज करने की आप बात कर रहे हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स उसके लिए डिपेंड करते हैं। सबसे पहला जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ये जो छोटी मोटी चेंजेस जो आ रही हैं इकोनॉमी में, उससे ज़्यादा बड़ा एक कारण होता है वो है कि जब आप का लक्ष्य जो पूरा होने आता है, लक्ष्य के आसपास आते हैं और आपको लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बदलने वाली है, तो आप उस में से निकले। बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन या एक साल की बात नहीं है कि आप कोई मार्केट में होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से आपका फंड अगर नीचे परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें से निकलें। तो सबसे पहले आपको अपना पर्सनल फाइनेंशियल जो भी पोर्टफोलियो आपने जिस पर्पस के लिए बनाया है उसे देखना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो देखने चाहिए। और सबसे अहम बात कविता, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप डिसीजन लें अपने पोर्टफोलियो को लेके, उसे किसी एक्सपर्ट की मदद से चेंज करें, ना कि आप खुद से डिसीजंस लेके करें। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरा फंड पिछले कुछ सालों से खराब परफॉर्म कर रहा है और अगर हम चिंता की बात कर, अगर हम उससे चिंतित है उसकी परफॉर्मेंस से, तो हमें उसे पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो देखनी चाहिए, जो हम स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो फंड है अगर उसका प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो आपके लक्ष्य के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो आप उसे अपने फंड से निकालें, पोर्टफोलियो से निकालें। ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि जो फंड का परफॉर्मेंस है वो भी एक मायने रखता है। जब आप उसे किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो अगर फंड में कोई मेजर बदलाव हुआ है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है फंड में रहने का वही चेंज कर दिया है फंड एएमसी ने, तो आपको उसमें से निकलना चाहिए। और साथ ही जो टीम जो मैनेज कर रही है, अगर वो टीम आपको लगता है कि वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी, तो भी एक रीजन हो सकता है आपको बाय बाय करने का उस फंड को। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर फंड मैनेजर का बदलाव हो जाए या अगर फंड मैनेजमेंट में बदलाव हो जाए, साथ ही आपने यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र किया, इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था को लेके कोई बदलाव हो रहे हो जिसके साथ उस फंड की जो थीम है या उस फंड के जो फंडामेंटल्स हैं वो मेल नहीं खाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट, काफी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, ये एक एग्जाम्पल है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, कि जैसे पिछले 5-7 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए जो अपनी इंटरिम बजट में जो भी चीजें पास हुई है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट मिलेगा। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस जब होते हैं तो आपके फंड में उसका जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। कुछ आपके लिए अच्छा, आपके फंड के लिए अच्छे हो जाते हैं, तो कुछ आपको फंड में वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते। वो आपको बारीकी से देखना होगा। मगर एक इन्वेस्टर, एक निवेशक
हर कुछ में अपनी नजर नहीं रख पाता है, तो आपको एक एडवाइजर की मदद से ये जानना चाहिए कि मैक्रो चेंजेस, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की वजह से जो भी चेंज हमारे कंट्री के कंप्लायंसेस, उसके टैक्सेशन, वो भी चेंज आ रहे हैं, उस वजह से कई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, कोई सेक्टर अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे। लेकिन उसके साथ साथ हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि अगर आपका एक फंड है, लेकिन वो अपने पूरे फंड पैक की अगर हम बात करें, उससे जुड़े हुए थीम की बात करें, उनमें से अगर सबसे खराब प्रदर्शन दे रहा हो तो आपको उसको तुरंत अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपका होराइजन लंबा है, यानी आपने जो अवधि सोच के रखी वो लंबी, और मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 साल में ये वाली थीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने वाली है, बिकॉज ऑफ जो भी मैक्रो में चेंजेस आ रहे हैं या जो भी हालात में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें से बिल्कुल 100% निकल जाना चाहिए और दूसरे ऐसे फंड में जाना चाहिए जो आपको बेहतर रिटर्न देने का प्रॉमिस करते हैं और साथ ही आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कविता कि एग्रेसिव फंड्स अच्छे रिटर्न देने की प्रॉमिस करते हैं, मगर वो आपको पोर्टफोलियो को शायद ना सूट करे। तो आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क एपेटाइट और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से चेंज करना चाहिए और ऐसे फंड में से तुरंत निकल जाना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं किसी भी कारण से। लेकिन अब बारी आती है वो फंड्स का नाम जानने की जिन्हें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और जिनसे निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इक्विटी में बताएं वो कौन से फंड्स हैं जो हम पोर्टफोलियो में रखें, या मैं तो कहूंगी कि जिनसे निकल जाएं। उनकी लिस्ट शायद कम होगी, छोटी होगी पूनम, तो वो कौन से फंड्स होंगे? फिलहाल जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं कविता, उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी ग्लोबल फंड्स हैं, जो ग्लोबल एक्सपोजर करते हैं उसमें से, और जो थीम फंड्स हैं, जो थीम काफ़ी अग्रेसिव है, उन थीम में से निकल जाना चाहिए। जैसे कि HSBC ब्राज़ील फंड है, उसमें से आपको निकल जाना चाहिए। या ICICI का एक और ग्लोबल एंड कमोडिटी फंड है, एग्जिट उसमें से करना चाहिए। इन्फ्रेक्स और रिलायंस कैपिटल बिल्डर, इस टाइप के फंड्स में से निकल जाना चाहिए। आप क्यों निकलने की सलाह दे रही हैं? फंड्स के नाम तो आपने दे दिए, ICICI इंफ्रा एक्सपोर्ट एंड अदर सर्विसेज है, HSBC ब्राज़ील फंड है और साथ ही रिलायंस कैपिटल बिल्डर है। इन तीनों में से अगर कोई निवेशित है तो इस वक्त क्यों निकल जाना चाहिए? जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबली हर तरफ से स्लो डाउन है। इनकी परफॉर्मेंस में कितनी गिरावट आई है अगर आपने ट्रैक किया हो तो? इनके परफॉर्मेंस नेगेटिव चल रहे हैं। जो इनके पीयर्स, जो दूसरी आप फंड्स देखेंगे, इनके सारे ही परफॉर्मेंस नेगेटिव चल रहे हैं अभी, और आगे भी जो भी ग्लोबल सिचुएशंस है उसमें ये आगे जल्दी प्लस होने की भी चांस नहीं है। और इनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस कितने सालों से है? 1-1.5 साल से लगातार? पिछले 1-1.5 साल से नेगेटिव चल रही है। साथ ही आगे 5 साल में भी इसमें कुछ प्लस होता दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही अभी हम ऐसे फंड्स चूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए इन फंड्स में से निकल जाना फिलहाल के लिए रिकमेंडेड है। जबकि हम कहते हैं कि अगर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, फंड अच्छा है, तो आप उसमें ज्यादा निवेश करें ताकि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। बट पर्टिकुलरली इस टाइप के थीम फंड्स में आपको निकल जाना ही बेहतर होगा। ऑलराइट, लेकिन अब बारी आती है डेट की। डेट में जिस तरह के डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि निवेशक थोड़े से परेशान है, डरे हुए हैं। लेकिन क्या महज इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं डेट फंड्स में से निकल जाऊं या निवेश करने का लंबी अवधि का नजरिया ना रखूं? क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, डेट फंड्स तो अभी काफ़ी मार खा रहे हैं और काफ़ी कुछ आगे भी क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो डेट फंड्स आपने लंबी अवधि के लिए लिए, यानी 5 साल के से ज़्यादा के, उसमें थोड़ा सा अभी लोअर मार्जिन, लोअर सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो उसमें से आप निकल सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कुछ परसेंटेज का निवेश मेरे ख्याल से उसमें आप गिरावट देखेंगे, लेकिन वो सभी तरह के डेट फंड्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, डेट फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, लंबी अवधि के होते हैं, छोटी अवधि के होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो बहुत ही छोटी अवधि के होते हैं। तो निवेशक को ये समझना है कि उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, क्योंकि डेट फंड्स भी आफ्टर ऑल उनको रिस्क होता है। और जो भी फंड आपको ज्यादा रिटर्न देगा वो ज्यादा रिस्क भी कैरी करता है। हाई रिस्क देता है तभी वो हाई रिटर्न देता है। तो आपको उन फंड से बचना है जो स्पेशली डेट फंड्स में भी जिनमें इक्विटी का एक्सपोजर तो बिल्कुल नहीं है, मगर जो भी क्रेडिट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे आप IFL की देख रहे हैं, IFL&S में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अभी DHFL की भी उसमें जो भी NPAs रजिस्टर हो रहे हैं और जो भी स्कैम्स निकल रहे हैं, और जो भी डेट फंड्स ने उनका ज्यादा होल्डिंग रखा होगा उन्हें जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। तो डेट फंड्स की कैटेगरी में मैं किस में निवेश करूं? आप किस में सलाह देंगे?
अगर आप अभी फिलहाल आज के दिन पूछें तो आप उन्हीं डेट फंड्स में निवेश करें जो 2 से 3 साल के लिए आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फायदा दे और लॉन्ग टर्म के इससे बचे। और जिस भी डेट फंड की क्रेडिट रेटिंग, होल्डिंग्स की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप उसमें निवेश। लेकिन अब बहुत सारे दर्शक फिक्स डिपॉजिट को भी कंसिडर कर रहे होंगे। जिस तरह से हमने आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती देखी है, आगे चल के डिपॉजिट्स अब धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि बैंक्स जो है डिपॉजिट्स की रेट में भी कटौती का ऐलान करेंगे। लेकिन क्योंकि डेट फंड्स में इस तरह की दिक्कतें सामने आई है, क्या मेरा रुझान फिक्स डिपॉजिट की तरफ बढ़ जाना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि डेट फंड्स और एफडी दो एक अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं। दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, आप इक्विटीज के साथ उनका एक्सपोजर नहीं है इसलिए आप उससे कंपेयर करते हैं, बट डेट फंड्स अपनी जगह अलग है, एफडी अपनी जगह अलग है। फिर भी डेट फंड्स आपको एफडी से बेहतर रिटर्न देके जाते हैं और वो टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। तो जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में, उनके लिए मैं अभी भी डेट फंड्स ही रेकमेंड करूंगी। ऑलराइट, तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपने डेट फंड में निवेश करना है या फिक्स डिपॉजिट करनी है, और अगर आप अपने किसी फंड के प्रदर्शन को लेकर परेशान हैं, तो अपने सवाल झटपट कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पर। चलिए, योर मनी का वो सेगमेंट जहां पर हम जुड़ते हैं दर्शकों के साथ और करते हैं उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस कड़ी में करण सिंह हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार करण। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। पूछिए, आपने क्या सवाल पूछना है योर मनी से आज? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैम जैसे मैंने एसबीआई का ब्लू चिप लिया है। हाँ जी मैम, कम से कम 20 या 25 साल के लिए। वेरी गुड। जी मैम, और एक मैम एलएनटी का मिड कैप फंड लिया है मैंने मैम, 5 साल एलएनटी का मिड कैप भी लिया है? जी ठीक है, तो इनमें भी मैम। आप बने रहेंगे 20 से 25 साल के लिए? मैम ये 5 साल के लिए लिया मैंने, ऐसे ही मतलब। एलएनटी आपने 5 साल के लिए लिया है और जी मैम। एसबीआई ब्लू चिप आपने लंबी अवधि के लिए लिया है थोड़ा सा। जी मैम। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं और कितने का निवेश कर रहे हैं फिलहाल? मैम फिलहाल मैं दोनों में 1000 की एसआईपी कर रहा हूँ। ओके। जी मैम, और मैम ये पूछना चाहता हूँ कि मैम मेरे लिए और कौन सा अच्छा फंड रहेगा, जैसे 5 साल के लिए या लंबी अवधि के लिए? 5 साल अपने आप में काफी लंबा समय है। आपने जो पहले 2 फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं, मेरे ख्याल से मैं पूनम से पहले उन पर सलाह लूंगी। एसबीआई ब्लू चिप 5 साल के लिए बिल्कुल ठीक फंड है। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें वोलेटिलिटी भी कम है और हम आगे 5 साल के लिए लार्ज कैप में ही बने रहने एडवाइस भी कर रहे हैं। और जो इन्होंने एलएनटी मिड कैप लिया है वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है 5 साल के लिए। उसके लिए अवधि थोड़ी लंबी रखेंगे तो आप उसमें अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि आप मिड कैप्स और उन सब में रिटर्न्स देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी लंबी आपकी अवधि हो उतना एग्रेसिव फंड लीजिए। कम अवधि के लिए थोड़ा सेफ फंड लीजिए ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में से आप पैसा बना के निकल पाए, ना कि आपके पैसे उसमें टूट जाएं। तो एलएनटी मिड कैप को आप 15 साल की अवधि के लिए रखें और 25 साल की अवधि के लिए आप और भी ज्यादा अग्रेसिव फंड जैसे रिलायंस स्मॉल कैप इस तरह के फंड रखें जिसमें सबसे ज्यादा अग्रेसिव नेचर होता है। और आप इनमें मगर बने रहें लंबे समय के लिए, बीच में पैनिक ना हो, बिकॉज मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है और आपका पैनिक होना उसमें बहुत स्वाभाविक है। मगर अच्छे पैसे अगर बनाने हैं तो आपको बहुत पेशेंटली इसमें निवेश करना होगा। ऑलराइट, और यहाँ पर पते की बात यह है करण कि आपको अपना निवेश बढ़ाना भी होगा। सिर्फ पोर्टफोलियो में फंड शामिल करके और हर महीना आप एसआईपी कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अपने निवेश को बढ़ाएं, ये सबसे ज्यादा अहम बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल मैं लूंगी कृतिका का, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। इनकी उम्र 28 साल की है और ये लगभग 13,000 रुपए की एसआईपी कर रही हैं। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी इनके पोर्टफोलियो में है, साथ ही कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर भी है, एसबीआई ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, टाटा कंज्यूमर फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके अलावा ये पीपीएफ में करती हैं 25,000 निवेश और एनपीएस में कुल मिला के 1 लाख का इनका निवेश है, और एलआईसी में जीवन आनंद इनके पास है और 65,000 रुपए का प्रीमियम ऑलमोस्ट ये देती हैं। लक्ष्य इनका ये है कि होम लोन की जो डाउन पेमेंट है उसके लिए इन्हें 6 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए 19 साल में 1 करोड़, बच्चों की शादी के लिए 50 लाख, 29 साल में रिटायरमेंट के लिए 32 साल में 7 करोड़ रुपए चाहिए, और निवेश को बढ़ाने की भी मंशा ये रखती है। तो इनका सवाल पूरा
कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग वाला है। फोन लाइन पे हमारे साथ रितिका नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका सवाल हम लेंगे, लेकिन फिलहाल और अब उनके सवाल का जवाब लेते हैं पूनम से। तो पूनम, फंड्स की लिस्ट तो आपके सामने है, बताएं कैसे हैं इनके फंड्स, अगर इतना लंबा नजरिया है इनका गोल्स के मुताबिक। कृतिका ने बहुत अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाया है जो टोटली डिवर्सिफाइड है। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और थीम फंड भी शामिल है। और जो इनके गोल्स हैं वो भी मुझे लगता है बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे अगर ये इसमें डिसिप्लिन तरीके से बनी रहती हैं। 13,000 के SIP से आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो भी गोल्स इन्होंने बताए हैं, रिटायरमेंट गोल, चाइल्ड मैरिज गोल, क्योंकि इनकी अवधि बहुत लंबी है, 32 ईयर्स इनका रिटायरमेंट गोल है, तो सिर्फ 2,500 रुपये प्रति माह से ये गोल को अचीव कर सकती हैं। और जो इनका बच्चे की 29 साल के बाद जो दूसरा गोल है वो 700 रुपए की SIP से पूरी कर सकती हैं। और जो गोल इनका 19 साल में है बच्चे के हायर एजुकेशन का, उसे वो आराम से 7,000 रुपए की SIP में, तो कुल मिला के 10,000 के अंदर अंदर की SIP से इनका गोल पूरा होता है। 13,000 एक कंफर्टेबल अमाउंट है और हर साल बढ़ाएं, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन रेट है आपके गोल्स के साथ वो चेंज हो सकती है, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो सकती है। और साथ ही जो आपकी PPF में निवेश हो रहा है और दूसरे जो टर्म प्लान आपके LIC के दूसरे कन्वेंशनल प्लान्स चालू हैं, उससे भी आपको एक सहारा मिलेगा। आप इसमें कंटिन्यू करिए। खाली एक चीज़ की मुझे इनके पोर्टफोलियो में कमी लग रही है, जो अगर इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो भेजा है, वो है कि इन्हें इनका रिस्क कवर अप्रोप्रिएट नहीं है। एक जीवन आनंद के सहारे इन्होंने जो छोटा सा टर्म अपना रिस्क कवर ले रखा है वो मुझे कम लग रहा है। आप एक हाई रिस्क की एक पॉलिसी, कोई भी टर्म प्लान खरीदें ताकि आपका पूरा पोर्टफोलियो फुल प्रूफ हो सके और आगे चल के कोई भी गोल में आपको प्रॉब्लम ना आए। और राइट, झटपट हम फेसबुक के दर्शक के सवाल भी लेते हैं। रमाकांत दुबे हमारे फेसबुक के दर्शक हैं और ये सीनियर सिटीजन है, इन्हें बैलेंस एडवांटेज फंड पोर्टफोलियो में शामिल करना है और उससे ये SWP करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए SWP का जो रूट है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपके पास लंबा टाइम है, अगर आप जस्ट रिटायर हुए हैं और आपको अगले 20 साल तक आपको आपका रिटायरमेंट संभालना है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करें और SWP मैंडेट पर मंथ का लगा दें, तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। 8% से ज़्यादा का लगाएं, क्योंकि उसमें फिर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और कंटिन्यू करें ताकि आपकी जो कैपिटल है वो भी अप्रिशिएट हो, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके खर्च में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप रिलायंस बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। और राइट, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और LNT बैलेंस एडवांटेज फंड भी हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। और समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन प्रतीक श्रीवास्तव ने DSP BlackRock स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है, घाटे में है बहुत ज्यादा, लेकिन 5 से 7 साल का नजरिया है, तो क्या बने रहें घाटे के बावजूद? बिल्कुल बिल्कुल बने रहना चाहिए अगर लंबा नजरिया है तो। और राइट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब आज योर मनी के जरिए मिल गए हों। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम शो पे आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। ट्वीट करें @TH पे, ईमेल के जरिए सवाल पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक के योर मनी के पेज पर जाके सवाल इनबॉक्स भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।